बोलने के लिए तो ये वीडियो सबके लिए है, लेकिन अगर तुम्हारी स्टोरी में एक ही जॉनरा है, मतलब फिलोसॉफी यानी कि डेट नोट टाइप या फिर बस स्पोर्ट्स, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे वीडियो से तुम्हें घंटा कुछ आइडिया नहीं लगेगा, तुम्हारा बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा, तो भाग जाओ अभी। तो आखिर क्या है ये स्टोरी? अगर तुमने स्टोरी लाइन तक नहीं सोचा, मतलब स्टोरी लाइन कैसा जाएगा, किस टाइप का वर्ल्ड तुम्हें बनाना है, तो उसको पहले सोच लो। तुम्हारा कैसा वर्ल्ड बनाना है, तुम्हारा स्टोरी लाइन कैसा होगा, पावर सिस्टम के अगर वगैरह थोड़ा सा आइडिया ले लो। स्टोरी ऐसे ऐसे जाएगा, या फिर हाफ स्टोरी ख़त्म होने के बाद तुम पास्ट का इवेंट दिखाओगे, या फिर एंडिंग से कुछ टाइम पहले पास्ट का इवेंट दिखाओगे कैरेक्टर के बेस्ट, इस पॉइंट पे तुम दिखाओगे, तो उस बारे में सोच लो। हाँ, किसी भी मेन कैरेक्टर को डिसाइड मत करना, बस स्टोरी लाइन को सोच लो, मतलब वर्ल्ड टाइप सोच लो। और अगर तुमने सोच लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फर्स्ट स्टेप आता है, तुम्हें एंडिंग को डिसाइड करना है। सबसे पहले तुम्हें एंडिंग, मतलब तुम्हें किस टाइप की एंडिंग चाहिए। एंडिंग को किसी कैरेक्टर को मारना है, एंडिंग में किसी वर्ल्ड को बदलना है, किसी कैरेक्टर को जन्म देना है, मतलब कुछ फैमिली, मतलब किस टाइप की तुम्हें एंडिंग चाहिए उसको पहले सोच लो। अगर तुम एंडिंग को सोच लेते हो तो कंग्रेचुलेशन, क्योंकि एंडिंग अगर तुम्हें पता है तो तुम स्टोरी को उस डायरेक्शन में ले जाओगे और स्टोरी में फोर शेडोइंग भी डाल पाओगे। एंडिंग को सोच लेना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्हें एग्जैक्टली किस टाइप की एंडिंग्स चाहिए यह तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुमने सोच लिया तो अब तुम्हें सोचना पड़ेगा वर्ल्ड के बारे में। वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड सिचुएशन नहीं, एग्जैक्टली वर्ल्ड का मैप। मतलब अगर तुम एक किंगडम पे स्टोरी को फोकस रखना चाहते हो, या फिर एक कॉन्टिनेंट, एक कंट्री, या फिर एक हाफ वर्ल्ड ही हो, उसको पे अगर स्टोरी को फोकस रखना चाहते हो, तो उस स्टोरी, उस वर्ल्ड का तुम्हारा रॉ मैप अपने दिमाग में सोच लो, या फिर अपने नोटबुक में तुम ड्रॉ ही कर दो उस वर्ल्ड कैसा होने वाला है। तो तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या हो रहा है, और तुम्हारा उसको तुम अच्छे से डिस्क्राइब भी कर पाओगे, क्योंकि ये बस एक नॉवेल है जहाँ पर तुम 1 से लेकर 9 तक के तुम्हारा नंबर्स है, और 26 लेटर इंग्लिश लेटर है, और तुम्हारा कुछ पंचेशन मार्क्स है। इनसे ही तुम्हें स्टोरी को चलाना पड़ेगा। ये दिमाग से हटाए तो तुम्हारी स्टोरी का कोई एडाप्टेशन आएगा वेब कॉमिक, अगर तुम खुद ही बना ना लो, इसको अपने दिमाग से हटा दो फिलहाल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड चीज़ है। तुम्हारे पास ऑप्शन है नॉवेल बनाने का, तो इस पर फोकस करो, और तुम्हें अपने 100% इस नॉवेल में देना होगा। तो इसलिए तुम्हें वर्ल्ड के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तुम वर्ल्ड कैसा है। अगर तुम फुल एक प्लेनेट को सोच रहे हो, अगर गोल हो तो कोई नहीं, मुझे क्या दिक्कत, तो तुम उसको सोच लो किस टाइप का वर्ल्ड हो गया। या फिर तुम अर्थ का ही पैरेलल बनाना चाहते हो, तो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वो देखने में मज़ा आएगा। या तुम अर्थ को ही पैरेलल करके क्या करोगे, उसको बिल्ड करने में भी, किसी को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, और तुम्हें भी बोरिंग फील होगा। इचिरोडा का एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने इतना कूल वर्ल्ड बना दिया है, हर फैंस वेट कर रहा है उस वर्ल्ड का, कहाँ पर क्या चीज़ है, और उनको भी मज़ा आता है। तो ऐसा ही सीन है, तुमने वर्ल्ड बना लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब थर्ड स्टेप आता है, या फिर मैं बोलो सेकेंड स्टेप, जो कि तुम्हारा पावर सिस्टम। अगर फिक्शनल वर्ल्ड है तो पावर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और भाई मेरा एक विनती है, भाई चाक्रानन इनको भाई मेन पावर सिस्टम में मत रखना। चाक्रानन ये सब हर एक जॉनर में होता है, और तुम्हारा स्टारडस्ट जो कि कोरिया में बताया जाता है, या फिर माना जो चाइनीज़ मान हुआ होता है उनमें बताया जाता है। तो ये सब सेम है, इसको तुम एज ऑप्शनल पावर सिस्टम या फिर बैकअप पावर सिस्टम रख सकते हो, लेकिन इनको मेन पावर अप मत देना। भाई तुम्हें कुछ कूल सा पावर अप देना पड़ेगा, मतलब पावर सिस्टम को रखना पड़ेगा जिसके बारे में जानने में सबको मज़ा आए। लेकिन सबसे पहले तुम्हें आइडिया रहना पड़ेगा उसके A to Z। भाई अगर तुम ह्यूमन इवोल्यूशन पे रखना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए उस कैसे इवोल्व करना है, और इसमें लॉजिक में मत लाना। लॉजिक एनिमे ये फिक्शन में मैटर नहीं करता। तुम्हारा लॉजिक जितना कम होगा उतना इसे देखने में मज़ा आएगा, या फिर तुम लॉजिक को कम करके तुम्हारी स्टोरी को एक्साइटेड बना सकते हो। एग्जाम्पल दो तो तुम्हारा जो रियल वर्ल्ड है, यहाँ पर 2 हाथ से गन चलाना, मतलब 2 गन को 2 हाथ से चलाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर तुम फिक्शन में एक इसका लो, और मतलब एक कैरेक्टर को एक ही गन 2 हाथ से दे दो, तो भाई अजीब लगेगा, और तुम्हारा पावर सिस्टम भी कभी नीचे आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा पेचीदा और भाई ऑसम हो सकते हैं, उतना तो कूल तुम्हारा पावर सिस्टम को रख देना। ये बहुत ही मैटर करता है पावर सिस्टम। अगर तुमने पावर सिस्टम को रख दिया तो तुम कैरेक्टर्स को भी अच्छे से डिसाइड कर सकते हो। तो तुमने पावर सिस्टम को बना दिया, वर्ल्ड को बना दिया, तो अब आता है तुम्हारा जो एक इवेंट को सेट करना पड़ेगा, जो तुम्हारा 70% स्टोरी ख़त्म होने के बाद होगा एक इवेंट। मैंने तुम्हें बोला था ना स्टोरी लाइन सोच लो, तो तुम्हें पता है स्टोरी लाइन कैसे जाएगा। तो उसका 70% मतलब 70% स्टोरी ख़त्म होने के बाद एक मेन इवेंट को सेट करना, जहाँ पर
मतलब सभी के सभी वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स रहेंगे उस इवेंट में। मस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो, साइड कैरेक्टर को मार दो, किसी मेन कैरेक्टर को मार दो, या फिर कुछ भी कर सकते हो। हाँ, एमसी जो मेन एमसी होगा उसको डिसाइड मत करना, मिलते हैं तुमसे, ये डिसाइड मत करना इतना जल्दी। तो वहाँ पर तुम 5 कैरेक्टर को, 10 कैरेक्टर को, 2 कैरेक्टर को, मतलब जितना मर्जी कैरेक्टर को रख सकते हो उस इवेंट पे। तुम कुछ भी कर सकते हो, उसको तुम्हारा डिसाइड करना होगा। मतलब तुम्हारा एक बहुत ही कूल इवेंट जहाँ पर सभी मेन कैरेक्टर्स गैदर होंगे तो फाइट करेंगे। तुम्हें बस इतना सोचना है, याद रखिए तुम्हें उससे पहले 70% स्टोरी तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए, और उसके बाद भी 30% स्टोरी का रिसोर्सेस रहना चाहिए। मतलब सब कुछ मत कर देना उस इवेंट पे, उसके बाद भी स्टोरी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि 70% स्टोरी खत्म होने के बाद ही स्टोरी का क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है। तो तुम्हें ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए था। अगर तुम मेन कैरेक्टर मतलब कि एक को छोड़ के सबको मार दो तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। अगर उसके बाद भी तुम अगर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने की ट्राई करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और फैंस को भी बोर करेगा। तो तुम्हें उस इवेंट पे कुछ करना होगा, मतलब बहुत एक इम्पोर्टेंट इवेंट जहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हाँ डेथ ज़्यादा मत देना। 1-2 कैरेक्टर को अगर डेथ देना है तो दे देना, इससे ज़्यादा तुम डेथ मत देना, बोरिंग लगेगा। मतलब बहुत ही कूल सा कुछ होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के लिए तुम सोच लो तुम्हारे कैरेक्टर्स ने हाफ वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होना चाहिए जो कि पूरे स्टोरी को रिमार्क कर देगा। अगर मुझे वन पीस का एग्जांपल देना हो तो वन हुन आर्क, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि 70% ऑफ द स्टोरी खत्म होने के काफ़ी बाद आया था। कुछ लोग से 60% बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 70% 80% भी ज़्यादा स्टोरी खत्म हो जाएगा वन हुन आर्क तक वन पीस का। तो ऐसा ही सीन है, तुम्हें एक ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट को सेट करना होगा, और वहाँ पर तुम्हें जो कैरेक्टर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट तुम्हारे स्पॉटलाइट में, तो उन्हीं में से एक कैरेक्टर तुम्हारा फेवरेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, एमसी अभी भी डिसाइड मत करना। उस अगर तुम्हारा फेवरेट उनमें से कोई कैरेक्टर ना बनता, मतलब अगर एग्जांपल के लिए तुमने वहाँ पर से 6 कैरेक्टर्स को रखा है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई भी फेवरेट नहीं है तो कोई नहीं, तुम सभी कैरेक्टर्स को इक्वली राइट देना। मतलब सभी कैरेक्टर्स के नेम को भी डिसाइड करना, उसको उनको पावर अप देना। मतलब तुम्हारे दिमाग में रहेंगे इन कैरेक्टर्स आगे जाके मिलेंगे इस इवेंट तक, मतलब ये कैरेक्टर कुछ भी हो जाए इनको मारना नहीं है स्टोरी में। लेकिन तुम्हें पता है और मुझे पता है उस कैरेक्टर वहाँ पर रहेंगे, और किसी को क्या पता। तुम तो स्टोरी के स्टार्ट में तो 100-200 कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दोगे, 100-200 या फिर 20-30 कैरेक्टर सभी को इक्वली स्टोरी के स्टार्ट में बैलेंस करना था, कि सबको पता चल जाए ये कैरेक्टर बैलेंस है, और उनको भी कंफ्यूज लगे कि तुम्हारा आगे चल के कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा। तो ऐसा ही सीन है मेरा भाई, तुम मेन कैरेक्टर्स के ऊपर हमेशा फोकस नहीं कर सकते। रीडर्स को भी तुम्हारा थोड़ा सा कंफ्यूज होना चाहिए कौन सा कैरेक्टर मरेगा। तो तुमने 70% स्टोरी के ख़त्म होने के बाद एक इम्पोर्टेंट इवेंट को डिसाइड कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब तुम्हें उन मेन कैरेक्टर जिनको तुमने वहाँ पर 6 या फिर 7, 10, 12 जिनको भी रखा होगा, तो उनको स्टोरी में फोकस करो, उनके मतलब उनमें इतना फोकस करो कि वो उन कैरेक्टर्स कहाँ कौन से इवेंट पे कैसा डायलॉग मारेगा तुम्हें वो भी पता होना चाहिए, इतना फोकस करो। तो तुमने उनका डायलॉग, उनका पर्सनैलिटी अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर तुम्हें पर्सनैलिटी डिसाइड करने में हार्ड होता है तो मेरे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है। तुम्हारे फ्रेंड्स है ना, उन पे उन कैरेक्टर को बना दो, तुम्हें पता हो जाएगा वो चौथिया कब जाके कैसा रिएक्ट करेगा। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन है, तो इसको ट्राई कर सकते हो। तो उन कैरेक्टर्स को डेवलप करो, उनको पावर दो, उनको सब कुछ दो, और उनसे वो चीज़ ले भी लो। मतलब इतना प्रिसाइजली तुम इन कैरेक्टर्स को लिखना, वो मेन कैरेक्टर जो 70% ऑफ द स्टोरी के बाद जाके रहेंगे, 2 हो 10 हो फर्क नहीं पड़ता, सबको तुम्हें इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। तुम्हें समझ में आ गया ना, सबको इक्वली। मतलब तुम किसी कैरेक्टर को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर उनमें से किसी भी कैरेक्टर को फेवरेट हो जाता है तो जो हम बोलते हैं ना मेन वैल्यूएबल अटेंशन, MVP, या फिर मेन कैरेक्टर जो भी हो, उनमें से किसी एक को बना देना। अगर नहीं भी हो तो खुद से एक कैरेक्टर को बना लो, एक मेन कैरेक्टर। बाद में आखिर में स्टोरी के आखिर में मेन कैरेक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टोरी के स्टार्ट में मेन कैरेक्टर को तुम डिसाइड कर लेते हो तो जो बोलते हैं ना उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा ध्यान तुम्हारा भी जाएगा, और तुम्हें किसी कैरेक्टर पे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। तो ऐसा ही है, तो मेन कैरेक्टर को आखिर में डिसाइड करना पूरे स्टोरी के। तो मेन कैरेक्टर अब तुम्हें पता है कौन है,
या फिर ना भी रख सकते हो मेन कैरेक्टर उस इवेंट में। अगर तुम्हारा पहले से डिसाइड नहीं है तो उस इवेंट में उस मेन कैरेक्टर को रखना भी मत। अदर कैरेक्टर्स रहेंगे, मेन कैरेक्टर सो रहा होगा या फिर पहले पीट के बाहर चला जाएगा गेम से। तो सीन ऐसा ही है, मतलब मेन कैरेक्टर को हटा के रख सकते हो, फिर उस इवेंट में ला भी सकते हो, तुम्हारा मर्जी। तो मेन कैरेक्टर डिसाइड कर लेगा और स्टोरी लाइन पता है, और 70% ऑफ द स्टोरी का बात कैसा एक इवेंट होगा उसमें तुम्हारा प्रिसाइडली डायलॉग तक तुम्हें पता है, और एंडिंग का तो वर्ड टू वर्ड तुम्हें मालूम है। तो तुम्हें पता है स्टोरी कैसे जाने वाला है। तो जो 70% ऑफ द स्टोरी तक तुम्हें बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ेगा, और उन 70% ऑफ द स्टोरी में तुम्हें फोर शेडिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, पावर अप सब कुछ डालना पड़ेगा। और हाँ, और एक रिक्वेस्ट है भाई, स्टोरी के बहुत ही ज़्यादा प्लेन मत रखना। एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, फिर सब मेरी राइड की तरह होना चाहिए। मुझे ट्रेन में सफ़र करना उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। प्लेन को चूज़ करूँगा या फिर रोलर कोस्टर, क्योंकि उसमें बहुत कुछ फील होता है। ट्रेन में तो बस बैठे रहना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। नारुतो की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्लेन है, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। वही वन पीस के स्टोरी में क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम्हें भी पता है, मुझे पता है। स्टोरी मतलब अगर जितना प्लेन होगा उतना ज़्यादा बोरिंग होगा, और उसको उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलेगा। मैं खुद भी तुम्हारे स्टोरी को नहीं पढ़ूंगा अगर तुम ऐसा स्टोरी को लिखोगे। तो आखिर में आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम्हें अपनी स्टोरी का अब नाम डिसाइड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में नाम डिसाइड मत करना, और एक है नाम में तुम्हारी स्टोरी को स्पॉइल मत करना, और किसी मेन कैरेक्टर पर नाम को मत रख देना। दैट टाइम आई गॉट इनकारनेशन एज अ स्लाइम, उसके बाद आई गेट अ चीस्ट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम राइवल इन रियल वर्ल्ड। तो मतलब ऐसे कुछ नाम है जो कि स्टोरी को स्पॉइल कर देता है। स्टोरी की फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट लाइन में भी अगर कुछ है उसमें भी मत डालना स्पॉइल, यार बहुत ही खतरनाक है। अब बोला कि भाई वन पीस तो है, अब वन पीस का मतलब सीरीज़ के लिए एक है और सीरीज़ के अंदर कुछ और है। मतलब वन पीस है ये हमारे लिए, और रॉजर के लिए वो वन पीस है, मतलब अलग है। हम तो उसको वही सोचते हैं ना ट्रेजर, लेकिन अलग है। तो ऐसा ही है जैसा कि मेरा स्टोरी एज ऑफ द एंडिंग, घंटा कुछ भी मेंशन नहीं है स्टोरी के अंदर। उसका लास्ट इवेंट तक मेरे स्टोरी हर एक कैरेक्टर के डायलॉग मुझे प्रिसाइजली पता है, लेकिन एज ऑफ द एंडिंग क्यों रखा वो मुझे खुद पता है। तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी स्टोरी क्या है, एक जो मीनिंग कैरी करे और रीडर्स को सोचने पे मजबूर कर दे, भाई इस स्टोरी का नाम ऐसा क्या है। तो 70% ऑफ द स्टोरी के बाद जाके वो पता है ना, या फिर उनके इवेंट को देख के उनको समझ में आ जाएगा इसका नाम ऐसा क्यों है। तो तुम्हें स्टोरी में इतना ज़्यादा फोकस करना होगा कि तुम्हारा हर एक कैरेक्टर का इमोशन, उनका रिएक्शन टाइम, उनका इवेंट्स में उनका डायलॉग तक क्या होगा तुम्हें पता होना चाहिए। स्टोरी को इतना ज़्यादा प्रोसेस करो, क्योंकि अगर तुम्हें पूरा स्टोरी पता है, फोरशैडोइंग पहले मत डालना, लेकिन जब तुम लिखना शुरू करोगे तुम्हें अगर पूरा स्टोरी मालूम है तो फोरशैडो हो जाएगा वो चीज़। अगर ना भी हो तुम जानबूझ के भी डाल सकते हो। और फोरशैडोइंग का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी कैरेक्टर को फेट का पावर दे दो और फ्यूचर का इवेंट्स बता दे, तो रीडर्स को ऑलरेडी मालूम पड़ेगा ये चीज़ तो आगे जाके होगा। फोरशैडोइंग को ऐसे करना कि उनको तुम्हें बता दिया है लेकिन उनको अंदाज भी नहीं है, तुमने उनको बता दिया, जब वो चीज़ होगा तब उनको मालूम पड़ेगा ये चीज़ तुमने पहले भी बता के रखा है। तो मतलब हाफ चीज़ पहले बता देना और आप चीज़ उसके बाद करना। तो ऐसा ही फोरशैडोइंग होता है। तो फोरशैडोइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तुम्हें इसको ऐड करना पड़ेगा। अब आता है कैरेक्टर का इमोशन। तुम्हें कैरेक्टर में इमोशन डालना होगा। कैरेक्टर को लिख रहे हो भाई, वो क्या है, वो गधा है, इंसान है या फिर कोई बंदर है, कैसे पता चलेगा। उसमें इमोशन डालना पड़ेगा। उस कैरेक्टर का एक डेप्थ होना चाहिए। हर एक कैरेक्टर को से तुम्हें रीडर्स को अटैच करना पड़ेगा। हर एक कैरेक्टर स्टोरी में जो रहेंगे, इम्पोर्टेंट हो या फिर साइड कैरेक्टर हो, तुम्हें उनका मीनिंग डालना पड़ेगा रीडर्स के दिमाग में। वो कैरेक्टर स्टोरी में इजली एग्जिस्ट करता है। मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए स्टोरी में जिसका होने से और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई एक कैरेक्टर को मतलब तुम बोलते हो ना भाई वो किंग था, मतलब अदर स्टोरी में भाई उनका भी इम्पोर्टेंस है। वो कोई ना कोई फैमिली लाइन छोड़ के, मतलब ऐसा इम्पोर्टेंस होना चाहिए। आप भिखारी को अगर रास्ते में दे दो तो उसको विलेन मत बना देना। तो ऐसा ही सीन है, तुम्हें कैरेक्टर्स में इम्पोर्टेंस डालना पड़ेगा, उनका मीनिंग होना चाहिए स्टोरी में होने का। और अगर मेन कैरेक्टर्स है तो भाई तो उनसे तुम्हें रीडर्स को इतना ज़्यादा अटैच करना पड़ेगा कि कैरेक्टर्स के एक्शन से पहले रीडर्स को मालूम हो वो क्या एक्शन करने वाला है। लेकिन अगर तुम डिफरेंट करते हो तो उससे हो सकता है कैरेक्टर डेवलप होगा या फिर कैरेक्टर डिस्ट्रॉय होगा। तो तुम्हें कैरेक्टर्स के पर्सनैलिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि इसे अपने फ्रेंड्स के ऊपर कैरेक्टर्स को सोच दो। जैसे कि एज ऑफ द एंडिंग में जिन के अलावा सभी के सभी कैरेक्टर भाई, सभी एवरी कैरेक्टर्स मैंने मेरे रिलेटिव्स, मेरे भाई हो या फिर मेरे
फ्रेंड्स के ऊपर मैंने रख दिया है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि क्लास का टॉपर है, उसके ऊपर भी मैंने एक कैरेक्टर बना दिया है। वो लो मैंने सबसे पहले अपना ऑथर नेम को चेंज कर दिया किसी को उस स्टोरी को रिकमेंड करने से पहले, क्योंकि मुझे पता है गाली मेरे को आएगा अगर उनको पता चल गया इस बारे में। तो ऐसा ही सीन है, तुम अपने फ्रेंड्स को मैं बोलूँगा रिकमेंड पहले स्टोरी मत करना, और उनको बता मत देना कि तुम एक ऑथर हो, स्टोरी लिखने वाले हो, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें भी पता है कार्टून बोल के किसका मजाक नहीं हो रहा है एनिमे के नाम पे। तो ऐसा ही सीन है। लेकिन अगर तुम बस जो सजेशन देख के आए हो, तुम्हें अब स्टोरी लिखना है, तो सोचना भी मत इस बारे में। तुम्हें एटलीस्ट सभी इम्पोर्टेंस एनिमे, ओल्ड एनिमेस, उसके बाद मानहुआस, मांगास, उसके बाद आता है मानहुआ जो चाइनीज़ में है, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। और कम से कम 10-12 नॉवल तो तुम्हें पढ़ना ही होगा, जो कि नॉवल लाइक 2000 चैप्टर्स के ऊपर है। तो तब जाके तुम एक स्टोरी को लिखने के बारे में सोच सकते हो। इससे पहले सोचना भी मत, तुम रश कर दोगे स्टोरी को। तुम्हें हार्श लग सकता है मेरे बात, लेकिन ये सच है। क्योंकि तुम अगर किसी बुक को पढ़ के आइडिया लेते हो तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम बिल्कुल न्यू हो, तो तुम्हें अगर ज़ीरो आइडियाज़ और स्टोरी लाइक जोजोत्सु काइसेन तुम बनाना चाहते हो, तो बस वो उतना ही पॉपुलर जाएगा जितना जोजोत्सु काइसेन तुम्हारा गया है इंडिया में। क्योंकि अदर वर्ल्ड वालों को पता है तुम्हारा जोजोत्सु काइसेन का मीनिंग। तुम मतलब इंडिया, बांग्लादेश या पर जोजोत्सु काइसेन को बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप मिलता है, लेकिन जिन्होंने पहले से एनिमे देख कर रखा है उनको पता ही ये ओवर हाइप एक एनिमे है। हाँ, ये एटेंशन डिजर्व करता है, लेकिन ये ओवर हाइप है। ऐसे स्टोरी को मत लिख देना जो कि बस ओवर हाइप करने पर मतलब एक ब्रोकन कैरेक्टर बना दिया जो कि लिटरली में वन पंच से सब को पेल सकता है। भाई ऐसा नहीं होता, कैरेक्टर को डेवलप करना। और ऐसा नहीं कि भाई कंटिन्यूसली लेवल अप करता ही जा रहा है, ऐसा नहीं। उसको लेवल अप करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अगर वो कंटिन्यूसली लेवल अप करता है तो सबको मालूम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा ही आखिर तक। और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि तुम्हारा एमसी को ही आखिर तक स्ट्रॉन्गेस्ट बनना पड़ेगा। तो सही है ना ये बात। तो आप बात कर लेते हैं तुम अपनी स्टोरी को कैसे लिखोगे। मतलब नोवेल तो सोच लिया, आप तुम्हें लिखना कैसे है, मतलब कहाँ पे लिखोगे। देखो एज ऑफ द एंडिंग तुम्हारा मैंने वेब नोवेल पे डाला है, जो कि एक वेबसाइट है, तो तुम वहाँ पर डाल सकते हो, फिर टैपस पे या फिर कोई से भी जो कि पॉपुलर साइट हो। पॉपुलर ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि अगर तुम्हारी स्टोरी अटेंशन की काबिल है, उस डिज़र्व करता है अटेंशन पड़ा, तो उसको मिल जाएगा। तुम्हें जहाँ पर मर्जी डाल सकते हो, उसको अटेंशन मिल जाएगा जो कि वो डिज़र्व करता है। और तुम्हें भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपनी स्टोरी को मतलब दूसरों को बताना पड़ेगा। ऐसे ही तो पॉपुलैरिटी बढ़ेंगे और बाकी का साइट तो उसका काम कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल भी चांस नहीं है, तुम अगर एक अंडररेटेड साइट पे डाल दे, तो अगर वहाँ पर कोई यूट्यूबर है, फिर कोई स्ट्रीमर या फिर कोई मौजूद है, तो वो ज़रूर मेंशन करेगा। अगर तुम्हारी स्टोरी काबिल तारीफ़ है तो ज़रूर उसके बारे में बताएगा, ऐसे ही लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो वेब नोवेल या फिर टेपेस पे डाल देना, क्योंकि वो साइट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो अटेंशन में भी जल्दी आएगा और वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ही हार्ड है। इसलिए तो ये वीडियो देखना पड़ रहा है, क्योंकि आप तुम्हें पता है ग्रेटेस्ट स्टोरी को कैसे लिखना है। और तुम्हें एक्सपीरियंस होने का भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि बस लिखना शुरू कर दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस भाई मेरे एज ऑफ द एंडिंग का जो भी है 10 साल से प्लान था, और 10 साल बाद जाके इसकी स्टोरी के बारे में लोगों को रिवील करना शुरू कर चुका हो कि ये एग्जिस्ट करता है। और मैंने बोला कितना प्रिसाइसली मुझे मालूम है इसकी स्टोरी के बारे में, और कंटिन्यूसली इसकी स्टोरी के बारे में मैं सोचता रहेगा। तो क्या ही किसी कैरेक्टर का डायलॉग भी जब लिखूँ तब मेरे से छूट ना जाए। और अभी भी मेरा प्लान है आगे का, जब वन पीस एंड होगा उसके बाद जाके डालूंगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ स्टोरी को प्रिसाइज करना बाकी है। बोल तो पूरा स्टोरी लाइन पता है, लेकिन हर एक कैरेक्टर को इमोशन मुझे और भी ज़्यादा प्रिसाइज करना है। मैं उनके इमोशन को फील कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें बनाया, तो और लोग तो नहीं फील कर सकेंगे। ऐसे ही मुझे कैरेक्टर को और भी ज़्यादा प्रिसाइज करना है। तुम्हें इतना एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है। तो अगर आप तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस आ चुका है, तो तुम जाओ टैपेस पे जाओ या फिर वेब नोवेल पे जाओ, वहाँ पर जाके आप लॉगिन करो। उसके बाद अपने स्टोरी का नाम तुमने सेट कर रखा है वो दो, या फिर उसके बाद जो होता है कवर पेज, उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अगर नाम को टाइप कर दोगे तो उसे सब एक कवर पेज आ जाएगा। वेब नोवेल पर मुझे टैपेस का नहीं पता, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम खुद का एक कवर पेज बना सकते हो। कवर पेज भी तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो एटेंशन को गेन करता है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई, गूगल से कोई कवर पेज उठा के डिट्टो डाल मत देना, या फिर एआई वेबसाइट से इमेज को जनरेट मत करना। खुद से बनाने का ट्राई करना, पीएनजी हो या फिर बैकग्राउंड ब्लैंक ही क्यों ना, तुम खुद से बनाने का ट्राई करना। और हाँ, फॉन्ट जो टाइटल है उसका फॉन्ट भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है।
तो नेम कवर पे सब कुछ हो गया, तो अब तुम्हें लिखना है। तो देखो, लिखने का एक ही स्टाइल होता है जो कि नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू और उसके बाद नरेटर पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हें बस नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू है उनको और इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू को डालना पड़ेगा। मतलब तुम नरेट करोगे ठीक है, लेकिन कैरेक्टर्स का जो डायलॉग है उसको तुम्हारा इन डायरेक्ट नरेशन में डालना पड़ेगा। और कैरेक्टर्स क्या बोलते हो तुम उनमें कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करोगे, अनलेस वो पास्ट का किसी कैरेक्टर नरेट कर रहे हो या फिर कुछ और हाँ, तुम्हें वर्ड्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, कुछ ऐसे चीज़ है जिनको तुम एक वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हो और वो सेम चीज़ को तुम 4-5 वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो कौन सा बेटर है? तुम बोलोगे भाई एक वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे तो लोग एक्सीलेंट बोलेंगे, ऑफ कोर्स तुम्हें एक्सीलेंट बोलेंगे, लेकिन तुम्हें आलसी भी बोलेंगे। तुम्हें कुछ जगह पर ज़्यादा वर्ड्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, और कुछ जगह पर तुम्हें एक सिंपल शब्द में उसको ख़त्म करना पड़ेगा। एक ये स्टोरी के पेसिंग को दर्शाता है और ये तुम्हारा राइटिंग स्टाइल को भी दर्शाता है, तो इस पे ध्यान देना भाई। काफ़ी मेन स्टोरी मतलब प्लेन स्टोरी मत लिख देना, बस स्टोरी को लिख दे और ख़त्म, अपना काम ख़त्म, अब निकल लेते नहीं। तुम्हें राइटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, मतलब एक वर्ड्स एक सेंटेंस ये एक राइटर के लिए जान होता है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई इमेज डालने की पिक्चर की रिसोर्सेज नहीं है कवर पेजेस इसके अलावा, तो तुम्हें इन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हर एक वर्ड्स पे। तो वो ये वर्ड्स को लेके तुम्हें पूरे एक कैरेक्टर के लाइफ को डिस्क्राइब करना पड़ेगा और पूरे एक वर्ल्ड को और पूरे इवेंट्स को और पावर सिस्टम को तुम्हें ये वर्ड से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इन पे ध्यान देना मेरा भाई, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और तुम वर्ड से मतलब कंफ्यूजिंग तरीके से भी तुम स्टोरी को लिख सकते हो, जिस पे तुम मतलब लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर तुम सब कुछ बता दे रहे हो, उनको कुछ सोचना भी ना पड़े स्टोरी के बारे में, तो वो लोग मतलब सोचेंगे ही नहीं, अपने दिमाग को चलाएंगे नहीं, बस बोलेंगे अगला चैप्टर में तो पता चल ही जाएगा। तो उनको सोचने पे मजबूर कर देना और हर एक इवेंट को शुरू करने के बाद एकदम डायरेक्ट से ख़त्म मत कर देना। स्टॉप कर सकते हो या फिर मतलब इवेंट को आधा तुमने स्टोरी में दिखाया और बाकी आधा आगे भी दिखा सकते हो, मतलब ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। और तुम्हारा लाइन मतलब कैरेक्टर्स के लाइन नहीं कि उसने बोलना शुरू कर दिया और उसको ख़त्म ही करना पड़ेगा भाई, तुम उसको स्टॉप कर सकते हो बीच में, वो जो बोल रहा है उसको तुम ध्यान में रखना और आगे कंटिन्यू करना उसके लाइन को। तो ऐसे रीडर्स के दिमाग में तुम्हारा टेंशन बना रहेगा। और 21 मिनट तक मैंने बक बक कर लिया, बहुत हो गया, तो बाय, मैं निकलता हूँ।